तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक देख लिया था। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो इन्वायरमेंटल इशू का चैप्टर हम लोग का चल रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लांट इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड। तो इसका सिंपल सा हमारा चला जाएगा आइकॉर्निया, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर हाइसिंथ भी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 15 का ऑप्शन नंबर बी। द वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री में कंटेन टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैविंग डेंसिटी ऑफ मोर देन। तो वेस्ट वाटर जो भी इंडस्ट्री कंटेन करता है उसका टॉक्सिसिटी लेवल मेटल का कितना होता है, तो वो होता है हमारा 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। Concentration of DDT for first trophic level phytoplanktons and top trophic level fish eating birds is dash respectively in aquatic food chain if DDT is 0.003 per billion in water। ठीक है, तो 17 में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है हमारा है 0.025 ppm से 225 ppm तक। 18 क्वेश्चन हमारा, DDT causes egg cell thinning in bird causes it inhibits। तो क्या इनहिबिट करता है ये? 18 का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि है कैल्शियम एटीपेज। तो कैल्शियम एटीपेज को ये इनहिबिट कर देता है, जिस वजह से जो बर्ड्स के एग सेल्स है वो क्रैक्ड हो जाते हैं, वो प्रॉपरली उसमें क्या बोल फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं। Natural aging of lake by biological enrichment of its water is called। तो नेचुरल एजिंग होता है लेक का, उसको हम लोग बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन। 20 हमारा फोम, यानी फ्रेंड्स ऑफ आराकाटा मार्स इज ए ग्रुप ऑफ सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ। तो फ्रेंड्स ऑफ आराकाटा में क्या था ना कि उसमें वो जो भी सब्सटेंस होते हैं तो उसको क्या बोलता है, सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। वहाँ पे क्या करता है कि फार्मर में खेती करना स्टार्ट करता है, ठीक है। यही है फ्रेंड्स ऑफ आराकाटा। वहाँ पे एक सोसाइटी के ग्रुप होते हैं जो कि मतलब पॉल्यूटेड पॉन्ड होते हैं ना, उसमें वो लोग खेती करना फार्मिंग करना स्टार्ट करते हैं। किस लिए? तो सीवेज एंड वाटर ट्रीटमेंट देने के लिए। या फिर उसमें क्या लिखा हुआ है हमारे एनसीईआरटी में कि छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं और उससे वाटर पास होते हैं, और फिर वाटर पास होके उस सीवेज वाटर जो भी पास होते हैं उसको प्यूरिफाई करते हैं। 21 क्वेश्चन है, द पॉलीब्लेंड इज एन। पॉलीब्लेंड क्या है? तो पॉलीब्लेंड है हमारे रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक वेस्ट जो कि यूज्ड फॉर लाइंग द रोड्स। तो ए ऑप्शन हमारा होता है। इसमें देखा होगा सारे प्लास्टिक को कलेक्ट कर लिया जाता है। एक मतलब केस स्टोरी है एनसीईआरटी में, उसमें दिया है कि मतलब प्लास्टिक का जो भी मतलब प्लास्टिक फेंका जाता था, रैग पिकर सब वो प्लास्टिक सबको पिक करते थे और उनको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट मतलब इकोनॉमिकली भी उनको सपोर्ट किया, क्योंकि उनको कुछ पैसे ज़्यादा दिए जाते थे और उस प्लास्टिक को एक जगह इकट्ठा करके उसको फिर रोड में सोलिंग के लिए यूज़ किया जाता था। इससे क्या फ़ायदा होता था? पॉलीब्लेंड था तो इससे वाटर का एक्यूमुलेशन नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड। ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है और मेनी टाइम्स मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे होता है CO2, CFC, CH4, मीथेन एंड NOx, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होता है हमारा 22 का। 23 में, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड हैव बीन। तो बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट का एवरेज टेम्परेचर अर्थ का कितना होगा? तो -18 डिग्री सेल्सियस। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर विच इज कॉमनली नोन एज झूम कल्टिवेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया लीड्स टू। तो स्लैश एंड बर्न करेगा, ठीक है, पेड़ को काट दिया वहाँ से, फिर हटा दिया, फिर उसके बाद वहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब खेती करता है, वहाँ पे फार्मिंग करता है। तो देखो एक पेड़ को
उगते हैं तो उसको तुरंत फिर ग्रो करना पॉसिबल तो नहीं होता है। एक पेड़ को एक प्रॉपर ट्री बनने में पूरे सालों लग जाते हैं और वो उसको काट देते हैं तो फिर तो वो तो फॉरेस्ट का तो लॉस होता है ना। तो उसमें क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा 24 का हमारा, डिफॉरेस्टेशन। अब हमारा यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। डैश इज ए साइक्लिक जीरो वेस्ट प्रोसीजर वेयर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकिल्ड इन एज न्यूट्रिएंट्स फॉर अदर प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग है हमारा, जिसमें क्या होता है कि जीरो वेस्ट प्रोसीजर होता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, किचन वेस्ट हो गया या फिर जो भी है, उसको अकोमुलेट करते हैं और उसको फार्मिंग में, खेती में डालते हैं एज ए मैन्योर। ठीक है, तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 में अब हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। तो 26 में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए लेक नियर अ विलेज सफर्ड हैवी मोर्टालिटी ऑफ फिशेज विद इन अ फ्यू डेज। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग रीजन्स फॉर दिस। ठीक है, तो क्यों मतलब फिशेज का मोर्टालिटी हो रहा है विलेज में, तो उसका हम लोग रीजन देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा लॉट्स ऑफ यूरिया एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर वेयर यूज्ड इन द क्रॉप इन द विसिनिटी। सेकेंड है द एरिया वाज स्प्रेड विथ DDT बाय एन एयरक्राफ्ट। थर्ड है द लेक वाटर टर्न्ड ग्रीन एंड स्टिंकी। फोर्थ हमारा फाइटोप्लैंक्टन पॉल्यूशन phytoplankton population in the lake declined initially, thereby greatly inducing photosynthesis। तो इसमें से हमारा कौन सा लिखा है कि which two of the above were the main causes of fish mortality in the lake। तो इसमें से कौन सा है फिश मोर्टेलिटी के लिए मेन कॉज होगा। तो हमारा इसमें आपको कौन सा लग रहा है, तो मुझे तो फर्स्ट और थर्ड लग रहा है। ठीक है, क्योंकि लॉट्स ऑफ यूरिया और फॉस्फेट फर्टिलाइजर यूज होता है तो फिर इसको किल कर देता है। तो अगर फार्मिंग में ज़्यादा मतलब क्रॉप्स में अगर ज़्यादा यूरिया और फॉस्फेट फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं तो वो जो भी क्रॉप होता है वो फिर वाटर में जाएगा। तो फिर जैसे कि रेन वाटर होता है तो वो तो फिर किसी ना किसी तरीके से तो जाएगा ही वाटर में। ठीक है, या फिर पॉन्ड में या रिवर में, तो वो फिश मोर्टेलिटी का कॉज करेगा। थर्ड ऑप्शन है द लेक वाटर टर्न ग्रीन एंड स्टिंकी। अगर लेक वाटर ग्रीन और स्टिंकी हो जाएगा मतलब कि वहाँ से उस वाटर से ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा और ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो फिशेस विदाउट ऑक्सीजन कैसे सरवाइव करेंगे, तो वो लोग मर जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि होगा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। 27 क्वेश्चन में पॉल्यूशन इन बिग सिटीज कैन बी कंट्रोल टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय। पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्रूविंग ट्रैफिक कंडीशन एंड रोड। सेकेंड है रोड साइड प्लांटेशन। थर्ड है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड डोमेस्टिक एज वेल एज म्युनिसिपल वेस्ट। फोर्थ है कैन नॉट बी कंट्रोल। तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं कैन नॉट बी कंट्रोल्ड का। ठीक है, हम लोग को पूछ रहा है कि कंट्रोल कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी मुझे ठीक ही लग रहा है क्योंकि इम्प्रूव करेगा अगर ट्रैफिक कंडीशन तो किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि बिग सिटी में मेनली मतलब लार्ज एक्सटेंट लेवल पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसके लिए है रोड साइड प्लांटेशन। देखा होगा डिवाइडर सब में प्लांट लगे हुए रहते हैं, तो रोड साइड प्लांटेशन होगा तो कुछ तो CO2 एब्जॉर्ब करेगा इन्वायरमेंट से। और सेकेंड है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड डोमेस्टिक एज वेल एज म्युनिसिपल वेस्ट को अगर प्रॉपर डिस्पोजल किया जाएगा तो कंट्रोल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 होना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि कैन नॉट बी कंट्रोल भी लिखा हुआ है। अदरवाइज अगर कैन नॉट बी कंट्रोल नहीं लिखा हुआ था तो इम्प्रूविंग ट्रैफिक कंडीशन एंड रोड भी हो सकता था।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे 28 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूट्रॉफिकेशन आर ट्रू। तो यूट्रॉफिकेशन क्या होता है, नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है या फिर नेचुरली क्या बोले कि जो भी लैक है उसका एजिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इट कैन बी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस, इट इज सेकेंड है इट इज कॉमनली फाउंड इन स्टैंडिंग रेदर देन रनिंग वाटर। ठीक है, कहीं भी पानी जमा हुआ है तभी तो वहाँ पे कुछ मतलब सबसे पहले कुछ कीड़े मकोड़े कुछ आएंगे, फिर वहाँ पे एल्गी होगा, फिर वो फिर प्लांट आएंगे, तो ऐसे कर करके होता है। तो स्टैंडिंग वाटर रहेगा जमा हुआ पानी, तभी तो रनिंग वाटर में तो ऐसा होगा ही नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन इट कैन लीड टू ऑक्सीजन डिप्लीशन। तो यूट्रॉफिकेशन क्या कर सकता है, ऑक्सीजन डिप्लीशन को भी कॉज कर सकता है। ठीक है, फोर्थ हमारा है क्योंकि ऑक्सीजन डिप्लीशन इसलिए कॉज कर सकता है क्योंकि CO2 का रिलीज ज़्यादा कर सकता है। फोर्थ इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ हाई लेवल ऑफ फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स। हाँ, अगर किसी स्टैंडिंग लेक में फॉस्फेट और नाइट्रेट का जो लेवल है वो अगर हाई हो जाता है तो भी वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑल ऑफ दीज होगा ऑप्शन नंबर डी 28 के लिए। 29 क्वेश्चन, मार्क द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द इको फ्रेंडली डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को इको फ्रेंडली डिस्पोजल कौन करता है, तो कौन करेगा, तो ये ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इट शुड बी सॉर्टेड आउट into biodegradable, non-biodegradable and recyclable waste and treated separately। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा था इको फ्रेंडली डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिख रहा है कि इट शुड बी बर्न्ड टू कंप्लीशन। ऐसा नहीं है, अगर हम उसको बर्न करेंगे तो वो CO2 रिलीज करेगा और वो इन्वायरमेंट में जाएगा तो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेट करेगा। ये ऑप्शन है इट शुड बी डम्प्ड इन ओपन वेस्ट लैंड। अगर ओपनली उसमें हम डंप करेंगे तो वो कभी तो डिकम्पोज होगा ही नहीं, क्योंकि ओपनली अगर डंप करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, ऊपर से ओपनली रहेगा तो पॉल्यूशन को मतलब इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूटेट करेगा। और सी ऑप्शन है इट शुड बी डम्प्ड इन सैनिटरी लैंडफिल। ये ठीक है लेकिन उतना भी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, सैनिटरी लैंडफिल में भी अगर डंप किया जाए तो देखो हर एवरी एरिया में तो सैनिटरी लैंडफिल तो अवेलेबल नहीं होते ना, इसीलिए क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है कि इट शुड बी स्टोर्ड आउट इनटू बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइक्लेबल वेस्ट एंड ट्रीटेड सेपरेटली। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। थैंक यू।